मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा आज ईवीएस के हम लोग ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे 2, 4, 6 क्वेश्चन आना सभी परीक्षाओं में निश्चित नहीं सुनिश्चित होता है कि वो आना ही आना होता है। आज हम लोग ईवीएस के इकोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी क्या है? किसी भी शब्द के शब्दार्थिक अर्थ का विश्लेषण करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थिक विश्लेषण क्यों करना है? बेटा कोई भी कहानी हो या कुछ भी हो, उसका जो टाइटल होता है पूरी समरी उसी टाइटल के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आप पूरी शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ, सजदा के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे, आपको लगेगा हाँ मुझे इस सब्जेक्ट से पूरी नॉलेज है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी कंपटीशन का होगा, आप पूरी सामर्थ्य क्षमता के साथ उसे कर लेंगे। चलो बात करते हैं बेटा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी ग्रीक वर्ड के, इकोलॉजी बेटा ग्रीक वर्ड के ओइकस एंड लॉगस दो वर्ड से बना है। ओइकस एंड लॉगस। ओइकस मीन्स क्या होता है? होता है रहना, और लॉगस मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो बेटा किसी चीज के इकोलॉजी क्या है, इसका शाब्दिक विश्लेषण सबसे पहले करते हैं। ओइकस और लॉगस तो किस शब्द से बना है? 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि इकोलॉजी किस शब्द से बना है। तो इकोलॉजी ग्रीक वर्ड के ओइकस और लॉगस शब्द से बनना है। जो ओइकस मीन्स क्या होता है? तो रहना, और लॉगस मीन्स होता है अध्ययन करना। यानी किसी भी जीव के रहने का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। यह इसकी शाब्दिक परिभाषा हो गई। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि किसी जीव रहेगा कहां? पर्यावरण में। तो जीव और उस जीव जिस पर्यावरणीय परिवेश में रहता है उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करना, जानना, समझना सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। बेटा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम दो चीजें अलग अलग हैं, यानी परिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब एक चीज ये है कि एक कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम कब और किसने किया था? तो बेटा इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और तुम्हें बता दें कि जो बेटा इसके पहले कभी कभी ऑप्शन में अगर अर्नेस्ट हैकल नहीं तुमको रैटर मिलते हैं और तब आपका आंसर रैटर होगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो प्रयोग इस शब्द का प्रयोग रैटर ने किया था। लेकिन रैटर इसकी बहुत संक्षिप्त बातें कहके तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। इकोलॉजी की जो विस्तृत डिफिनेशन है, जो इसमें व्याख्यात्मक तरीके से इसका पूरा रूप दिया, वो हमारे साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने इकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब बात करते हैं बेटा, 2 बातें करेंगे, इसी के साथ इकोलॉजी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इकोलॉजी पर्यावास और निकेत। इसके पहले इकोलॉजी को थोड़ा सा और समझा दें। मैंने कहा जीव जिस वातावरण में रहता है उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। कभी मनुष्य का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर जैसे किसी से पूछे कि मतलब परिस्थितिकी से क्या समझते हैं आप, तो परिस्थितिकी के लिए कभी हम मनुष्य का शब्द का प्रयोग नहीं, हम जीव शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मनुष्य एक संक्षिप्त उसका एक पार्ट हो गया और जीव एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी प्राणी आ जाते हैं। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए कि अभी मौसम किसका चल रहा है? मक्के का चल रहा है। तो आप अपने खेत में गए,
आपने देखा मक्के में भुआ आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है कि अभी बहुत ज्यादा है, और जब हम लोग सीड लेने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि मिनिमम इस टेम्परेचर से मैक्सिमम इस टेम्परेचर के बीच इसका जो है फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और उस तरीके से तो हम लोगों ने देखा कि इसमें अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो हम लोगों ने सिंचाई कर दी, जिस चीज की आवश्यकता है, या कहीं थोड़ी बहुत कीट लगे हैं तो हमने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो सारी चीजों का, तो उस अपने खेत को देखना, उसको एनालाइज करना, कि उसमें जिस चीजों की जरूरत है उसको डालना, इसको सम्मिलित रूप से इस क्रिया का अध्ययन, आपको जो अनुभूति हुई, ये अनुभूति क्या है? इकोलॉजी है। अब पर्यावास और निकेत क्या है? पर्या मीन्स पर्यावरण, आवास, किसी जीव का पर्यावरणीय आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स क्या होता है? पर्यावास। पर्यावास क्या है बेटा? किसी भी, लिख देता हूं नहीं तो भूल जाओगे, किसी भी जीव का वातावरणीय आवास पर्यावास कहलाता है। इसको समझेंगे कैसे? पर्या मीन्स पर्यावरण। अच्छा, कुछ शब्द जैसे हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस शब्द से लिया गया है? तो ये आपके फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। आपकी फैमिली हो गई तो ये आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और आपका इकोलॉजी किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ये आपको आना चाहिए कि आपकी फैमिली जो है वो लैटिन लैंग्वेज से ली गई है। आपका पर्यावरण किससे लिया गया है? परिधन आवरण यानी इन्वायरमेंट, वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, और ये आपका इकोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक बेटा, पर्यावास मैंने कहा किसी भी जीव का वातावरणीय आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। क्यों? क्योंकि पर्या मतलब पर्यावरण, आवास जिस पर्यावरणीय आवास में वो रहता है उसका पर्यावास कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दें, पर्यावास और आवास दोनों एक चीजें हैं कि अलग अलग हैं? तो पर्यावास और आवास में काफी डिफरेंस है। क्या आवास पर्यावास है या आवास पर्यावास का एक भाग है? इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। पर्यावास देखो, एक एग्जांपल लो, जैसे जंगल ले लो। जंगल विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या है? रहने का स्थान है। वहां शेर भी रहता है, वहां हिरन भी रहते हैं, वहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो पर्यावास क्या है? भिन्न भिन्न जंतुओं के रहने का पर्यावास एक हो सकता है। कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ ले, हाँ हो सकता है। शेर का भी पर्यावास जंगल है और हिरन का भी पर्यावास जंगल है। लेकिन आवास एक पर्टिकुलर जगह हो गई जो पर्यावास का एक संकीर्ण छोटा भाग हो गया। आवास भिन्न भिन्न जंतुओं के अलग अलग होते हैं। अगर शेर और हिरन का रहने का स्थान एक है तो वो संभव नहीं है कि दोनों एक साथ रह पाएंगे। इसलिए पर्यावास क्या है? किसी भी वातावरणीय कंडीशन में रहने वाले जीवों का स्थान पर्यावास कहलाता है। और आवास क्या होता है? किसी पर्टिकुलर जीव के पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जगह को क्या बोलते हैं? उसका आवास बोलते हैं। समझ गए ना? आवास पर्यावास का एक भाग है। पर्यावास एक विस्तृत शब्द है, जबकि आवास एक संक्षिप्त शब्द है। अब दूसरी चीज, पर्यावास के बारे में थोड़ा सा और बता दें। दो बातें बेटा यहां से बन के निकलती हैं। पर्यावास मैंने आपको बताया प्राकृतिक कंडीशन, यानी कि पर्यावरणीय अवस्था जिसमें कोई जीव रहता है। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, हाँ हो सकता है। शेर का भी पर्यावास जंगल होगा, हिरन उसका भी पर्यावास जंगल होगा, और भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग हो सकता है, हाँ हो सकता है। मान लो व्हेल ले लो, व्हेल का पर्यावास क्या होगा? दूसरा होगा।
शेर का पर्यावास क्या होगा? दूसरा। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास भिन्न भिन्न हो सकता है, यस। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, यस। भिन्न भिन्न जीवों का आवास एक हो सकता है, नहीं। आवास तो एक पर्टिकुलर जगह हो गई जिसपे एक प्राणी समुदाय मतलब जीव का एक स्पेसिफिक स्पीसीज, जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य एक निश्चित कंडीशन में रहता है। ऐसा नहीं कि वो जंगल में जंगली तरीके से नोमैडिक लाइफ जीता है। अब उसका आवास एक आवासीय होती है जो ब्रिक्स, सीमेंट, इसके एक स्ट्रक्चर से बना हुआ घर होता है। मुझे लगता है ये समझ गए। अब दूसरी बात होती है निकेत। निकेत मतलब, निकेत बेटा क्या होता है? किसी भी जीव की कार्यात्मक क्षमता निकेत कहलाती है। किसी भी जीव की कार्यात्मक क्षमता उसकी निकेत कहलाती है। जैसे मान लो मेरी कार्यात्मक क्षमता क्या है? अगर कोई मुझसे कहे कि आप जो है, अगर कोई मुझसे कहे कि आप बहुत अच्छा मोहम्मद रफी जैसा गाना सुनाइए, पॉसिबल है? नहीं है। मैं जानता हूं मेरी आवाज जो सक्षम नहीं है इतना कि मैं मोहम्मद रफी जैसा गा पाऊं। तो उनकी कार्यात्मक क्षमता सिंगिंग थी, मेरी कार्यात्मक क्षमता जो है मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी कार्यात्मक क्षमता है कि मैं इस सेक्टर में जो कुछ बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी कार्यात्मक क्षमता है। ऐसे हर व्यक्ति की एक कार्यात्मक क्षमता होती है, हर जीव की एक कार्यात्मक क्षमता होती है। तो किसी भी जीव की कार्यात्मक क्षमता वो क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है। ये बेटा अभी थोड़ा समरी रूप में चलेंगे, बाद में इसके सारे क्वेश्चन पेपर हम बाद में लेकर सारे क्वेश्चन को, लास्ट जो सेशन होगा हम लोगों का, उसमें सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिबेट करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया कि इकोलॉजी क्या है बेटा, परिस्थितिकी क्या है। तो ये ग्रीक वर्ड के ओइकस और लॉगस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रहने के स्थान का अध्ययन करना। और मनुष्य या जीव किसी भी जो प्राणी रहता है वो किसमें रहता है? वातावरणीय अवस्था में रहता है। तो किसी भी जीव के वातावरणीय अवस्था में उसके अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? परिस्थितिकी कहलाता है। और परिस्थितिकी में मैंने दो बातों का विस्तृत चिंतन किया, एक पर्यावास और दूसरा निकेत। पर्यावास क्या था? मैंने कहा पर्या मतलब पर्यावरण, आवास मतलब आवास। किसी भी जीव का पर्यावरणीय आवास क्या कहलाता है? पर्यावास कहलाता है। जैसे भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक भी हो सकता है, और मैंने तुम्हें बताया भिन्न भिन्न जीवों के पर्यावास अलग भी हो सकते हैं। लेकिन आवास क्या है? पर्यावास का एक पार्ट है। पर्यावास का एक पार्ट आवास है। तो आवास पर्यावास के अंतर समझ गए। दूसरा मैंने कहा किसी भी जीव की कार्यात्मक क्षमता क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है। मेरी कार्यात्मक क्षमता पढ़ाई है, मोहम्मद रफी की कार्यात्मक क्षमता सिंगिंग थी, और मिल्खा सिंह की कार्यात्मक क्षमता रनिंग थी। तो इस तरीके से समझ गए ना बातें। अब बेटा थोड़ा सा इकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब परिस्थितिकी के जो सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांत पे बात करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो पहली चीज, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 में, उनका नाम था अर्नेस्ट नीस। तो अर्नेस्ट नीस जो थे बेटा, इन्होंने इकोलॉजी से संबंधित जो दो सिद्धांत दिए, एक था गहन पर्यावरणीय सिद्धांत, दूसरा था सतही पर्यावरणीय सिद्धांत। ध्यान देने वाली बातें हैं बेटा। पहली चीज, ये बहुत ही विद्वान और प्राकृतवेत्ता थे। तो चलो सबसे पहले अर्नेस्ट नीस जो थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, कब दिया? 1972 में दिया। 1972 में प्रकृति से संबंधित जो सिद्धांत दिया था इकोलॉजी का, किसने दिया था? अर्नेस्ट नीस ने दिया था। और इन्होंने जो सिद्धांत दिए वो दो भागों में दिए। पहला क्या? गहन पर्यावरणीय सिद्धांत, दूसरा सतही पर्यावरणीय सिद्धांत।
गहन पर्यावरणीय सिद्धांत क्या कहता है? प्रकृति को प्रमुखता देता है। वो कहता है प्रकृति सर्वव्यापी और महान है, उसके केंद्र बिंदु में नेचर होता है कि मनुष्य या किसी भी जीव जो अपना जीवन यापन प्राकृतिक अवस्था में करते हैं, उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि प्राकृतिक मनोदशा, प्राकृतिक दशा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाए। मीन्स एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो तुमने एक बागवानी की और बागवानी के तुम्हारे आसपास में यूकेलिप्टस बहुत सारे निकल आए, और यूकेलिप्टस तुम्हें पता है कि यूकेलिप्टस क्या करता है, वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ी देर बाद जिस जमीन में यूकेलिप्टस होता है वो बंजर हो जाती है। तो गहन पर्यावरणीय सिद्धांत कहता है कि आप यूकेलिप्टस मत काटें, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध है। प्रकृति में होने वाली समस्त प्राकृतिक क्रियाओं के विपरीत आपको कुछ भी नहीं करना है। जान लो जैसे अभी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन सघन पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस शब्द में गहन पर्यावरणीय सिद्धांत में प्रकृति को एक पीक पे रखा, राजा की पोजीशन पे रखा, और समस्त जीवों को उसके नीचे रखा कि प्रकृति महान है और आप इसकी किसी भी दशा में, इसके किसी भी घटक में परिवर्तन करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। किसने कहा? अर्नेस्ट नेल्स ने कहा। कब कहा? 1972। बेटा 1972 में एक चीज और हुई थी, याद रख लो, इसी से 1972 से याद आ गया। 1972 में तुम्हारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन इन्वायरमेंट पे हुआ था, जिसमें 5 जून को पर्यावरण इन्वायरमेंट डे मनाने पे सारे जितनी भी कंट्रियां हैं वो सहमति जताई थी। तो उसी दिन से फिर 5 जून को हम लोग इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। अभी मैं इस पे थोड़ा सा आ गया। अच्छा, पर्यावरण में एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, मौसम और जलवायु थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि मौसम क्या होता है, जैसे आज गर्मी ज्यादा है तो मौसम आज कैसा है? गर्म है। किसी दिन आज मौसम ठंडा है, आज बारिश हो रही तो मौसम दूसरे तरीके से ह्यूमिड है, किसी दिन मौसम बहुत ज़्यादा तूफानी है। और ये क्या है? मौसम है। मतलब जो मौसम है वो वेरी करता है, डे टू डे क्या करता है? वेरी करता है। जलवायु क्या है? जलवायु मतलब क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज अ एवरेज ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब मौसम का एवरेज एक विस्तृत 10 सालों में कि आज मौसम गर्म ठंड गर्म ठंड गर्म ठंड, ऐसे इसका पूरा मौसम का 10 साल का हमने रेशियो निकाला तो क्या आता है? जलवायु आता है। तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर है कि जलवायु एक वेदर का क्या होता है? एवरेज रेशियो होता है, और मौसम जो होता है वो डे टू डे वेरी करता है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि तुम लोग पढ़ के थोड़ा बोर हो गए होगे। एक गाना मैं कल सुन रहा था, उसका नाम था कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। यानी कि जो सिंगर भी होते हैं उनको ज्योग्राफी की और बायोलॉजी की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है कि मौसम की तरह तुम भी बदल ना जाओगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जलवायु की तरह तुम भी बदल ना जाओगे, क्योंकि जलवायु नहीं बदलता, मौसम बदलते हैं। मौसम डे टू डे वेरी कर सकता है, लेकिन आपका क्लाइमेट वेरी नहीं करता। इसलिए मैं बता रहा था। चलो हम फिर से आते हैं। तो गहन पर्यावरणीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट नेल्स ने बताया कि किसी भी घटक, प्राकृतिक घटक में जो जीव हैं उनको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज, अब ये जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो बड़ा इनके ऊपर विरोध होने लगा कि ऐसे कैसे होगा, अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं डेवलप होगी, इंडस्ट्री नहीं डेवलप होगी तो ग्रोथ कैसे होगा, तो फैक्ट्री नहीं लगेगी तो कैसे होगा। मैंने प्राकृतिक दशा में आवश्यक परिवर्तन मतलब सतत परिवर्तन और उस हिसाब से थोड़ा सा लिमिटेड परिवर्तन करना चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन को भी उसी तरीके से रेगुलेट करना होगा। बाद में जब इनका विरोध बहुत होने लगा तो इन्होंने अपनी डिफिनेशन को एक और डिफिनेशन दिया, सतही पर्यावरणीय सिद्धांत। इन्होंने माना कि हाँ, हमें आवश्यक भौतिक विकास भी करना जरूरी है, यानी प्राकृतिक अवस्था में जीने के साथ साथ हमें भौतिक विकास भी करना जरूरी है। इसलिए जो इसमें जो मूल है
वो क्या है? पर्यावरण है। मतलब इसमें इन्होंने किसको प्रबलता दी है? पर्यावरण को दी है। और सतही सिद्धांत में जो इन्होंने प्रबलता दी है वो जीव को दी है या मनुष्य को दी है। मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई जैसे तुम मान लो सुनामी आने वाली है और 2 दिन पहले अगर मौसम वैज्ञानिकों को पता चल जा रहा है कि सुनामी आएगी, तो वहां से जितने भी कोस्टल एरिया में रहने वाले आदमी थे सबको रिमूव करके एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया। बहुत लोगों की जान बच गई, धन बच गए, सब कुछ बच गया। तो ये जो पहले से पूर्व ज्ञान हुआ, ये पूर्व ज्ञान क्या हुआ? ये भौतिक विकास है। ये प्राकृतिक अवस्था में रहने वाला जीव, एक नेचुरल तरीके से जीने वाले जीव, बिना इक्विपमेंट के सहारे कोई नहीं जान सकता था। तो बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो खाली 2 चीजें इसमें तुम लोगों को याद करने लायक है कि ये सिद्धांत दिया किसने? तो अर्नेस्ट ने दिया। कब दिया? 1972 में दिया। 1972 में तुम्हारा स्टॉकहोम सम्मेलन भी हुआ था और जिसमें 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में तब से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन बाद में इनके इस बात का बड़ा विरोध हुआ कि मतलब आप जिस तरीके से पर्यावरण को बता रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं की जा सकती है, तब तो विकास पूरे तरीके से अवरुद्ध हो जाएगा और कोई भी देश सशक्त नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने दूसरा उसी का डिफिनेशन दिया, सतही पर्यावरणीय सिद्धांत, जिसमें इन्होंने जीव को प्रबलता दी, मुख्यता दी, और पहले में इन्होंने पर्यावरण को मुख्यता दी थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अडॉप्टेशन। बहुत ऊंची चीज है। आज के परिवेश में अनुकूलन बहुत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक डार्विन थे, उन्होंने कहा कि जीव वातावरण में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन के अनुरूप अगर वो अपने आप को समायोजित कर पाता है तो वो पृथ्वी पर रहेगा, अन्यथा मर जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि कोरोना देख ही रहे हो, सेकंड लेयर, सेकंड फेज, थर्ड फेज, पता नहीं कितनी फेज आएंगी। तो इसमें हो क्या रहा है? मेनली ये हो रहा है कि जिस व्यक्ति की इंटरनल बॉडी यानी एंटीबॉडी जितनी स्ट्रांग है वो आदमी सरवाइव कर रहा है, जिसकी इंटरनल बॉडी किसी कोरोना से, बैक्टीरिया, उसके वायरस से लड़ने में कैपेबल नहीं है, वो आदमी मर जा रहा है। इस प्रकार से ये क्या है? ये किसका पार्ट हो गया? एडॉप्टेशन का हो गया कि हम कोरोना वायरस के साथ वो व्यक्ति जीवित रह पा रहे हैं जो उस वायरस की मौजूदगी में अपने आप को सरवाइव कर ले रहे हैं। समझ गए? एडॉप्टेशन का मतलब जैसे देखो बहुत सारे क्या होते हैं, रेड डाटा बुक में बहुत सारे जीव चले गए, डोडो पक्षी पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाए और वो खत्म हो गए। मान लो अभी हम लोग वहां चले जाएं, हम लोग यहाँ रहते हैं, किसी ऐसी एरिया में चले जाएं जहां बहुत ठंडी हो, हम लोग लेह चले जाएं। अब लेह जाएं तो वहां का टेम्परेचर इतना कम, यहाँ का टेम्परेचर लखनऊ का इतना ज्यादा, तो हम लोग वहां जाएं तो 2 कंडीशन बनती है। या तो क्या करेंगे, हम लोग एफर्ट करेंगे अपनी बॉडी को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सेट करने का। अगर हम सेट हो गए तो हम उस टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे, अदरवाइज हम क्विट करेंगे या मर जाएंगे। 3 ही कंडीशन बनी ना। या तो आप एग्जिट, वहां से क्या करोगे, एग्जिट कर लोगे, या तो वहां आप अपनी बॉडी का उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे। तो अनुकूलन क्या है? किसी जीव का पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। समायोजन, बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, भावनाओं को समझना। और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जल्द ही हम ऑफलाइन रूबरू होंगे, उसके बाद पूरी तन्मयता के साथ आना। मैं भी पूरी शिद्दत के साथ तुम लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा होगा। किसी जीव का पर्यावरण के साथ समायोजन करना
अनुकूलन कहलाता है। समझ गए? अभी बात हो रही सिर्फ इकोलॉजी एक शब्द पे हो रही है, अभी इकोसिस्टम पे कोई बात नहीं हो रही है, अभी सारी बात हो रही है इकोलॉजी पे। लेकिन मैंने कहा है कि शिद्दत के साथ चाय लेकर, नमकीन बिस्किट लेकर भाई 2 बार वीडियो को देख लेना और मैक्सिमम शेयर करना, जितना भी हो सके सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और उसके बाद अगर इस चैप्टर, अभी इसके 1-2 वीडियो और आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का, चाहे जो भी हो, चाहे टेट का हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जिससे भी संबंधित विभिन्न वनडे प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी परीक्षा जो इकोलॉजी या इकोसिस्टम से रिलेट करता होगा, उसका कोई भी क्वेश्चन ये लेक्चर देखने के बाद, इस टॉपिक को देखने के बाद आपसे छूट जाए तो मेरा नाम ही नहीं। ठीक? तो किसी जीव का पर्यावरण के साथ समायोजन करना अनुकूलन कहलाता है। समझ गए ना कि किसी क्लाइमेटिक कंडीशन, लगातार पर्यावरण में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मैंने अभी तुम्हें कोरोना वायरस बताया, ऐसे मैंने बताया कि जब जुकाम आया होगा तो उस समय हो सकता है जुकाम भी वायरस जब आया होगा तो एक बात बड़ी तबाही फैलाया होगा। फिर क्या हुआ कि जुकाम बहुत लोगों को मार दिया होगा, जान से हो सकता है बहुत सारे लोग मर गए हों। फिर आदमी के वायरस और बॉडी यूज टू हो गए कि हम लोगों के अंदर वायरस आता है और हम लोग उसके साथ यूज टू रहते हैं, 4-5 दिन में जुकाम ठीक हो जाता है। ऐसे एक कंडीशन हम लोग वेट कर रहे हैं हार्ड इम्यूनिटी की, कि जब कोरोना वायरस आए और हम लोग उसको मोस्ट वेलकम कहते हुए अपनी बॉडी के अंदर इंटर करने दें और यूज टू की तरह थोड़ा सा खांसी, थोड़ी सी जुकाम और 2 कप चाय के साथ हम उसको खत्म कर ले जाए, उस समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन आने तक न जाने कितने लोग कहां से कहां चले जाएंगे। ठीक? कहने का मतलब यही अनुकूलन है कि प्रकृति में लगातार हो रहे परिवर्तन के साथ जो जीव समायोजन कर लेता है वो यहां पर सरवाइव करता है, और जो प्रकृति में हो रहे चेंजिंग के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता वो विलुप्त हो जाता है और उसका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं, एक शब्द है बेटा, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं, जब वो लास्ट में सहभोजिता, अब सहभोजी, सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी, इन सब पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले सहभोजिता। सहभोजिता में सबसे मेन क्या है कि बेटा मान लो 2 जीव हैं, एक जीव है ए और एक जीव है बी। इनको मान लो ये कोई जीव है ए और ये कोई जीव है बी, दोनों ह्यूमन नहीं है। होता क्या है कि अगर किसी कंडीशन में ए को फायदा हो और बी को, फायदा मतलब ये प्लस में हो जाए, और बी को ना प्लस हो ना लॉस हो, फायदा ना हो ना घाटा हो, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोगिता। समझ गए ना? मान लो महुए का पेड़ लगा है, महुआ कभी जो लोग जानते होंगे, जब महुए पकते हैं तो बड़ी खुशबू आती है। आप ट्रेन से जा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि कहीं महुए का पेड़ है क्या। तो महुए के पेड़ से नीचे क्या गिरते हैं, महुए जब पक्के गिरते हैं तो उसमें बहुत सारे बर्रे होते हैं, जो हाड़े होते हैं, वो उसको खाते हैं, बड़े इंजॉय से सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, आ जाओ यहाँ तो चल रही पार्टी। तो वो जो सारे इंसेक्ट सेलिब्रेट करते हैं तो महुए को कोई लॉस नहीं हो रहा है, पर उस बाकी जो लिविंग बींग्स हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनका पेट भर जा रहा है। मतलब बी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, ए को क्या हो जा रहा है, फायदा हो जा रहा है। दूसरी चीज, या तो व्हेल पे, व्हेल मछली देखा होगा, व्हेल मछली बहुत बड़ी सी मछली होती है। मान लो ये व्हेल है, मैं ऐसे बना दे रहा, ये व्हेल है और ये इसका बड़ा सा मुंह है और ये इधर इसके दांत हैं। ठीक? तो यहां ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती है, बड़े बड़े जानवर, बड़ी बड़ी मछलियों को खाती है।
तो जब बड़ी बड़ी मछलियों को ये चपाक 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 खाएगी इस तरीके से, जैसे 20 दिन बाद किसी को खाना मिले तो जब वो खाया देता है तो ऐसे वैसे गिराते हुए जल्दी जल्दी खाता है, उसी तरीके से जब ये खाना पाती है तो खाती है। तो यहाँ इसके ऊपर छोटे छोटे एक मछलियां, उनका बोलते हैं वर्नेकल है, जिसमें किसी एक जीव को क्या होता है, फायदा होता है और दूसरे जीव को उससे कोई लॉस नहीं होता। इसको बोलते हैं सहभोक्ता। अब और देख लेते हैं। सहजीवता, सहजीविता, सहजीवी तो सुना ही होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। जैसे हम लोग सहजीवी प्लांट्स, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट लगातार क्या रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो क्या निकालता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है अपने किसके, फोटोसिंथेसिस के लिए, और हमें अपने रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। यानी पेड़ पौधे के बिना हम नहीं और हमारे बिना पेड़ पौधे नहीं। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, सहजीविता है। जैसे तितली ले लो, तितली वो ले लो, बगुले किसी जानवर के ऊपर जाके बैठते हैं, उसके जो छोटे छोटे इंसेक्ट उनके ऊपर लगे होते हैं वो बगुला उनको खा लेता है, जाके बैठेगा उसके कान में डालेगा, वो भी कोई बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता। उसको भी पता है भाई ये सात्विक आदमी है, ये आया है मेरे इंसेक्ट को खा लेगा, तो कान तक अंदर जाता है और उसको खा लेता है। तो उससे क्या होता है कि जानवर को भी रिलीफ मिल जाता है, जो छोटे मोटे कीड़े ककोड़े काट रहे होते हैं वो उसको रिलीफ मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है। इसको बोलते हैं सहजीवता। और परजीवी, परजीवता या परजीवी क्या होते हैं ये तो पता ही होगा। परजीवी मतलब सहजीवी, आपको मैंने बताया सहजीवी जो होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, ए को भी फायदा होता है और बी को भी फायदा होता है, समझ गए ना। परजीवी में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, ए को प्लस को मान लो इसको फायदा होगा, लेकिन बी को क्या होगा, घाटा होगा। जैसे बेडबग, खटमल, हम लोग आराम से शिद्दत से चारपाई पे सोए, खैर अब तो कोई चारपाई पे सोता नहीं, फिर भी पहले तो चारपाइयों में उनका अच्छा खासा रहने का स्थान मिल जाता था, अब फिर भी स्पेस में मिल जाते हैं। तो जो खटमल होते हैं वो हम लोग जब चारपाई में सोते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, खाना खाया, बड़ी दांतों से कूचा, इतना देर चबाया, चबाने के बाद उसको इंटर किया, फिर स्टोमक में गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर डाइजेशन हुआ, फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसुमिलेशन हुआ, फिर इजेशन हुआ। इन सब प्रोसेस होने के बाद जाके हम लोगों का जो न्यूट्रिएंट थे वो कुछ उसमें से ब्लड बने, और इतना प्रोसेस होने के बाद जो हमारा ब्लड था वो लोग जैसे हम लोगों ने लेटे वो डायरेक्ट क्या किया, सक कर लिया ब्लड का, हमारा जो खून था उसने पी लिया। तो परजीवी क्या है, जो क्या होते हैं, उनको नमक हराम नहीं बोल सकते, कुछ ऐसी टाइप का कि मतलब वो कुछ करते नहीं है, काम करें नहीं कि नहीं, कुछ बस आराम से बना बनाया किसी का खाना क्या कर लेंगे, खा लेंगे, वो बोलते हैं परजीवी। जो दूसरे के जैसे जुआ हो गए, जो सर में जुएं पड़ते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के से ब्लड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो ये लोग क्या हो गए, परजीवी हो गए। ये बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा। देखो कभी कभी ये पूछता है, एक इकोलॉजी तो समझ गए, इकोसिस्टम किसने, इको